गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नवाज शरीफ की वापसी से पहले अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तारी से बचने के लिए हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी गई। हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस में बरी कर दिया गया। इसहाक डार के केस में फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नून लीग के लिए तमाम अशारिये मुस्बत हैं। उधर पीटीआई के लिए भी रिलीफ की खबरें आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से बात करने की इजाजत मिल गई। जिस सेल में बंद थे उसमें तौसी कर दी गई। साइकिल मंगवाने की इजाजत भी मिल गई। खाना भी घर से आएगा और खदीजा शाह समेत 6 लोगों की जमानत भी हो गई। मुल्क की सियासत में इस वक्त हवा किस समत में चल रही है, इस बारे में आपको बताएंगे और इसके अलावा गजा की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, जहां अस्पताल पर हमले के खिलाफ दुनिया एहतजाज कर रही है। जो बाइडेन ने सुबकी से बचने के लिए हमले का इल्जाम फलस्तीनी ग्रुप पर लगा दिया। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा नहीं कि इसराइल जुल्म कर रहा है और अमरीका सपोर्ट कर रहा है। असल में इस नेक्सस में भारत का बड़ा किरदार है। भारतीय मीडिया पर दुनिया को वो दिखाया जाता है जो इसराइल चाहता है। इस्लामोफोबिया पर इसराइल भारत का रवैया एक जैसा है। अरब ममालिक भारत इसराइल गठजोड़ को किस नजर से देखते हैं ये आपको बताएंगे और कुछ पसे पर्दा हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद आखिर में बात होगी अंधेर नगरी चौपट राज की। निजकारी का मरहला स्कूलों से शुरू हो गया। स्कूलों की फीसें बढ़ा दी गई, पेंशन कम कर दी गई, कई स्कूल बंद करना पड़े और टीचर्स ने एहतजाज किया तो 200 के करीब टीचर्स को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमात बनाए गए। आइन का आर्टिकल 25A किस बला का नाम है अगर रियासत अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही कर रही है, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एहतशाम साहब सियासी सूरत हाल का जिक्र। नवाज शरीफ की जमानत कबल इस गिरफ्तारी के लिए अपील दायर हो गई है। बेंच भी बन गया। नया प्रोसिक्यूटर एक दिन पहले ही पेश हो गए। बड़ा तेज सिस्टम चल रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते नजर आते हैं कि जनाब नवाज शरीफ वतन वापस आके तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब एफिड्रीन केस में उनकी सजा खत्म हो गई है, बरी हो गए हैं। वो नवाज शरीफ के नंबर आपको पूरे नजर आते हैं इस वक्त? देखिए, अभी आपने जुमला कहा है कि सारे काम बड़े तेजी के साथ रह गए, तो मेरा अगला सवाल है कि अभी भी किसी को शक रह गया? देखें, किसी को शक है, उन पे भी जाएंगे। किसी को शक है? देखें, कल तक ये बात हो रही थी कि जी बड़ी हैरत की बात है कि क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो अभी तक उनकी हिफाजती जमानत नहीं दायर की गई। आज देखें, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक जिस तरह वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल आज उन्होंने इस तरह ही किया। आपने देखा कल किस तरीके से आजम नज़ीर तारड़ और उनकी वकला की टीम बैठी। और आज आपने सीन नहीं देखा डॉक्टर साहब वहाँ पे जो हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस अंदाज से हिफाजती जमानत दाखिल की गई, उसके बाद रजिस्ट्रार ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, पढ़ा भी नहीं मुझे लगता है। वो आमतौर पे एतराज लगा के वापस करने की कोशिश। मुझे तो है नया प्रोसिक्यूटर की तेजी एक दिन पहले ही पहुंच गए। देखिए, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। नैब वालों को अनवर अजहर नहीं बुलाया हुआ था, वो भी आ गए थे और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब अगर खुद सरेंडर करना चाहते तो मैं कोई एतराज नहीं। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब आमिर साहब ने कहा भी देख लें, पूछ लें अपने चेयरमैन से, ये ना कल को और आपकी नथिंग, कोई ऐसी चीज नहीं है। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि अब मेरा ख्याल है सारे के सारे अंदाजे अब जो लगा रहे थे, कुछ गलत हुए कुछ सही हुए। अब जिस तरीके से सारी चीज़ें जा रही हैं तो नवाज शरीफ साहब का हुक्मरान बनना इतने ही फासले पे है जितने फासले पे इंतखाबात हैं। ठीक है ना? एक तो ये चीज़ है, मतलब दोनों का पता नहीं है। दोनों का पता है, दोनों का पता है। देखिए, दोनों का नहीं पता। 21 तारीख को जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद मेरा ख्याल है फिर कोई वजह नहीं रह जाएगी कि हम ये कहें कि देखिए, अगला सवाल जो लोग अनवर रजा कर रहे हैं, ये आप भी मेरे ख्याल इस पर कॉमेंट करें, डॉक्टर साहब भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों से बहस होती है, आज भी मेरी कुछ लोगों से बहस हुई। वो कहते हैं कि जी पहले क्या किया था, अब क्या किया। मैंने कहा जी इस बात को छोड़ दें, ये सियासत एक बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, कौन किसका कितना लॉयलिस्ट है, इसको बात को छोड़ दें। लेकिन जो इशारे कनाए, जो सारी चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पे शेप अप हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो आएंगे। हाँ, अगला सवाल है फिर मैंने कहा जी ये जेन्युइन सवाल है। एक साहब ने कहा कि जी आके क्या करेंगे। मुश्किलात का ढेर लगा हुआ है। ये आर्मी चीफ उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो हम रोज़ जिसके बारे में हम कहते हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको वो कैसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब अपने आप को जो कहते थे मैं 30 साल से आंख का तार हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, वो तारे ज़रूर हैं, लेकिन 16 माह की कारकर्दगी ये नहीं बताती कि उनकी वापसी होगी। फिर इन्हें भी PMLN को भी कोई बंदा चाहिए कंपेन लीड करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। अब अगला सवाल है 2-3 चीज़ें अनवर बड़ी मुश्किल वाली। मतलब अब आप देख लें, लेटेस्ट जो पाइड की रिपोर्ट आई है वो तो इतनी खौफनाक पिक्चर पेश कर रही है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 8 लाख सालाना खर्च किया जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। 8,000 अरब, हाँ 8 ट्रिलियन हो गया ना जी, 8 ट्रिलियन रुपया। मतलब वो रियासत को आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेट बना दिया है, एक्सचेंज बना के रख दिया लेके। अब ये कौन इसको कम करेगा? और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें डॉक्टर साहब, वो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान में वैसे तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब टैक्स पेयर होने की तादाद है। आधे लोग जो है वो टैक्स फाइल करते हैं और कहते हैं जो इनकम अपनी फाइल करते हैं वो 1/4 है। ठीक है, अब इस सारी सूरत हाल में इतनी गंभीरता है कि जो भी आएगा उनके लिए मुश्किलात है।
एक अच्छी चीज़ है, सिल्वर लाइनिंग है, एक शुरुआत कर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फैसले किए गए हैं, उनको पॉलिसी मेजर में ये हुकूमत कैसे तब्दील करती, आने वाली तब्दील करती है। तो मुझे नहीं लग रहा सलमा किसी तरीके से भी कि उनके लिए कोई बड़ी अपोजिशन है। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जी उनका आना ठहर गया है, इख्तियार में जाना ठहर गया है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है आपके ख्याल में? अब कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगी एज रेफरी भी आप अपना कमेंट करें कि बड़े मियां आएंगे या छोटे मियां आएंगे। प्लस इमरान खान साहब के लिए पहले तो कोई ज्यादा पॉजिटिव चीजें नहीं थी, उनके लोग जेलों में बंद थे। अभी देख रहे हैं कि उनके लोगों की जमानतें भी हो रही हैं, जो 9 मई के वाकयात में जो मुलविस थे, खदीजा शाह थी और 6 लोग थे। फिर उनको उनका सेल भी वसी कर दिया गया, उनको साइकिल मंगवाएंगे, अब वो थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, खाना शाना घर से आएगा। तो इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है? क्या उनका भी कोई रोल आप आइंदा सिस्टम में देख रहे हैं? अच्छा सलमा, 2 चीजें आपने कह दी, एक नवाज शरीफ के हवाले से और एक अलीमा के भाई के हवाले से। ठीक। देखिए 2 गोल हैं एज फार एज नवाज शरीफ कंसर्न। पहला गोल उनका ये है कि उन्होंने अदालतों से अपने नाम साफ करवाना है जनवरी के इलेक्शन से पहले। अगर जनवरी में इलेक्शन होना तो उन्होंने इलेक्शन खड़े होना है। जो एहतशाम साहब उनको 4थी दफा वजीर आजम देखना चाहते हैं, उससे पहले उनको MNA बनना होगा। मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि ऐसा होगा। मैं क्या देखना चाहता हूँ उससे पहले उनको MNA का इलेक्शन लड़ना होगा ना, फिर वजीर आजम बनेंगे। और MNA की कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वो अल अजीजिया, वो एवनफील्ड और तोशा खाना भी है बीच में। यहाँ से नाम उनको सफा करवाना, केस में बरी हो गए, यहाँ से उनको साफ करवाना होगा। दूसरा ये है उनके जहन में, मैं सोच रहा हूँ कि एक पैगाम वोटर्स को जाना है कि अगर तो वो बड़ी आसानी से ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं तो फिर एक वो पैगाम जाता है वोटर्स को कि जी इनके साथ ताकतवर लोग हैं। ठीक। अगर उनके सामने अभी पैगाम जाना है। अच्छा, अभी जाना, नहीं गया, अभी गया नहीं। आपको शक है अभी भी? जी मुझे अभी भी शक। देखिए ना, पहले उन्होंने लाहौर आना था, अब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। वो किस किस्म के कितने उनको चक्कर चलाने पड़ रहे हैं। के एहतराम में आ रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो। अच्छा, अब अलीमा के भाई और कासिम के, देखिए वहां मुझे लगता है छोटी छोटी खुशियां हैं और बड़े बड़े पहाड़। ये बेटों से बात हो जाएगी, बेटे पता नहीं उनसे बात करना भी चाहते हैं 30 फुट से या नहीं, खाना मिल जाएगा क्या। देखिए तोशाखाना केस में उनको सजा मिल चुकी हुई है, 3 साल की सजा है। ये रिलीफ किसी खाते में नहीं है, छोटा मोटा, ये उनकी जाती ख्वाहिश। साइफर वाला मामला, उसमें आजम खान साहब का जो बयान सबमिट हुआ है FIA के पास, उसके बाद मई 9 मजीद साहब का बयान और मई 9 के अंदर को कहते हैं कि 2 दर्जन गवाह जो हैं वो भी अपने बयान दे चुके हैं। तो वो छोटी छोटी खुशियां करते रहे, लेकिन ये तोशाखाना और साइफर और ये मई 9 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अपनी पार्टी का जिस लोग कहते हैं हजूम है, नजरियाती पार्टी बना लेते कासिम के अब्बा, तो शायद ये सूरत हाल ना। हजूम से ज्यादा उनको कहा जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप था जो हर बात के लिए धमकी पे उतर आते थे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। अनवर रजा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी मजेदार बात की। वो कहते हैं सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, लेकिन ये बात उन्होंने डायरेक्टली नहीं कही। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब खुद चल के उनके घर गए, तो उसके बाद अब उनका ये स्टेटमेंट है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालें। तो आपका क्या ख्याल है, वो ये गुंजाइश पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं ना कि गुंजाइश निकाले। ये जो आप बात करते हैं ना उसकी ये तो एक हो गया ना, ये तो अपनी बात होगी, दूसरा कौन है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं ना, ये उस तरफ इशारा है कि वो सबके लिए होना चाहिए ना, कि गुंजाइश पैदा करे। उसमें गुंजाइश में जो पीपल्स पार्टी है वो भी एडजस्ट हो। इस वक्त तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नून है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी हिस्सा बकदर जुस्सा चाहिए, इसलिए उन्होंने ये गुफ्तगू की। देखिए ये जो आप बात कर रही हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी की, इस वाले से देखिए जब वो 21 को वापस आएंगे उसके बाद इंटायरली आपको जो सियासी माहौल है वो तब्दील होता दिखाई देगा, गहमा गहमी नज़र आएगी। और देखिए जब आपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, डॉलर को नीचे लाना है, पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपने फैसले किए हैं इनको अगर सस्टेन करना है तो उसके लिए आपको कोई एक सॉलिड रीज़न चाहिए। लेट्स सपोज आपने आम इंतखाबात की तरफ जाना है, ये नहीं कह सकते होने या नहीं होने, ये एक अलग डिबेट है। आप अगर इस तरह का कोई क्यास पैदा होगा तो आप देखें कि आपका क्या ख्याल है, डॉलर एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, कीमतें बढ़ेंगी। डॉलर अभी बढ़ा है 3 रुपए। जी बढ़ा है, वो इसलिए आप कर देखना एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को सस्टेन रखने के लिए नहीं, सस्टेन रखने के लिए देखिए, सस्टेन रखने के लिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखना है। आपका क्या ख्याल है, आज कोई इलेक्शन कमीशन या कोई भी सियासी जमात ये कह दे कि इंतखाबात नहीं होंगे, तो क्या जो अभी तक जो अब आपको इंतजामी और माशी जो फैसले थे वो नजर आए हैं, जिससे बेहतरी भी कुछ कदरे नजर आई है, तो वो आपको नजर नहीं आनी थी। लिहाजा ये इलेक्शन के माहौल, इलेक्शन तक ये माहौल बना रहेगा। 21 अक्टूबर के बाद आपको पोलिटिकल एक्टिविटीज
जो है सियासी जमातों को वो भी नजर आएगी। देखिए ये नहीं हो सकता कि आप क्योस पैदा कर दें और जो सिचुएशन उस वक्त थी, जो आज 1 महीना पहले हम डिस्कस किया करते थे, आज कदरे बेहतर है वो फिर से दोबारा शुरू हो जाए। इसलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें पता है हमने इंतखाबात की तरफ जाना है। अब हर शख्स, हर सियासी जमात जो है उसकी जो क़यादत है वो चाहती है कि उनको अगले जब भी इंतखाबात होंगे, जो कि जनवरी या फरवरी में होने ही होने हैं, होंगे, उसमें फिर आपको हिस्सा बकदरे जुस्सा की बात की जाए। आप कह रहे हैं कि हमारे सर पे भी हाथ रखा जाए। जी डेफिनेटली सारे अपने आप को उस तरफ लेके जा रहे। देखिए आप मुझे ये बताइए, इस मुल्क में हम जब कहते थे, हमने माजी में देखा, आप देखा ना कि कैसे फैसले हुआ करते थे अदालतों में, कैसे कैसे रिलीफ मिलते थे। आज आप देख रही हैं कैसे कैसे रिलीफ मिल रहे हैं, कैसे कैसे फैसले हो रहे हैं। एफिडीन केस का आपने बात की थी, हनीफ अब्बासी कब से एफिडीन केस में इन्वॉल्व थे, बरी हो गए, उसका फैसला हो गया। ये वक्त के मुताबिक 10 साल केस चला। जी 10 साल केस चला। देखिए अभी फैसले भी होते हैं, सिस्टम भी बदल जाते हैं, और फिर जो नजरिया जरूरत है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये तो बाकी बातें होंगी, आजाद अदलिया की निशानियां बता। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जुल्फिकार साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग इख्तलाफ है एहतशाम साहब के ओपिनियन से। एहतशाम साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे, लेकिन जुल्फिकार साहब एग्री नहीं करते। जुल्फिकार साहब, बड़े मियाँ की मौजूदगी में छोटे मियाँ की गुंजाइश कैसे पैदा हो गई है? आपको क्यों लगता है कि छोटे मियाँ अगले वजीर आजम हो सकते हैं? देखिए जी, मैं तो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, आपने मेरे खाते में डाल दिया। शाम भाई अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना के, मैं तो आपको श्याम साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के आंख का तारा है, वो ये कहते हैं 30 साल से। मैंने कहा चांद कोई और है। आलम अगर दिलवा चुके हैं तो मुझे तो कोई हक ही नहीं पहुंचता, मैं तो जाके पिछली कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। मसला ये है कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना कि अभी कुछ मराहल बाकी हैं, आपको जाहिर है उसके लिए इलेक्शन भी लड़ना है, और उसके लिए अपने कागज फाइल करने के रिटर्निंग अफसर नाम की चीज होती है। वहां पे भी आपने एक बैरियर क्रॉस करना होता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वहां फैसला होना है इनकी सजा के बाकी मामला के बारे में, उधर फैसला होना है। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस सूरत में लोग दूसरे मुखालिफ चले जाएंगे कोर्ट में। अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो नून लीग खुद कोर्ट में जाएगी। तो अभी आगे और चीजें होना जरूरी है। उसके बाद इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन भी जीतना है, आपको मेजॉरिटी भी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। नून का वोट तो नवाज शरीफ को ही पड़ता है ना। देखिए अब सिचुएशन जो है ना, बात आपने कर दी, जो नून लीग का वर्कर है वो मोटिवेट होता है नवाज शरीफ के नाम पे। नवाज शरीफ की लेगेसी को लीड कर रही है मरियम। अब नवाज शरीफ साहब का आना, और आपने देखा कि सिंगल तस्वीर पूरी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, उसमें शहबाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया गया है, मरियम साहबा को कर दिया गया, हमजा साहब को पीछे कर दिया गया, और नवाज शरीफ उनका ख्याल है कि बाहर रहे इतनी अरसा, तो नवाज शरीफ को शायद सेल किया जा सकता है। अब नवाज शरीफ साहब के नाम पे, चूंकि पार्टी उनके नाम पे बनी है, नून लीग का वर्कर उसके नाम पे मोटिवेट होता है। अब शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, जो उस पर भी डॉक्टर साहब ने सवालिया निशान डाला हुआ बहुत पहले का, लेकिन वर्कर, उनसे वर्कर की अटैचमेंट वो नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। अब नवाज शरीफ साहब का इसलिए आना, इसको लीड करना कैंपेन को, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एंड ऑफ द डे जब बात होनी है कि किसने बनना या किसने नहीं बनना, कौन सूट करता है या कौन नहीं करता, किसको कबूलियत मिलती है या किसको नहीं मिलती, ये फैसला बाद में होगा, ये अभी नहीं होगा। नून लीग पंजाब के अंदर अक्सरियत में जीती थी, मैं 18 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बनाने की इजाजत नहीं मिली थी। गवर्नमेंट किसने बनाई? अकलीती पार्टी ने, जो पीटीआई थी। क्लियरेंस उनके लिए थी, क्लियरेंस उनके लिए थी। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन होता है, वो होती है परसेप्शन, वो नून लीग के हक में जा रही है, और उसकी वजह से हम सब समझ रहे हैं कि नून लीग आ रही है। लेकिन जब तक वो इक्तदार के कुर्सी पे बैठ नहीं जाते, मेरा ख्याल है मुझे और डॉक्टर साहब को तब तक यकीन कैसे आ सकता है। इनके लिए एक जुमला कह दूं, इनके लिए जो बहुत अच्छा लगेगा। देखें इस वक्त पीएमएल की सूरत हाल, अनवर रजा पता क्या है, वो जो 2002 में पीएमएल एन से पीएमएल क्यों बनी थी ना, आज वो जो है ना 2018 वाली पोजीशन पे है। तो ये हाल, उसको अगर कंपैरिजन करें पीटीआई के साथ। आप मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन तो आपने किंग पार्टी वाली बता दी ना, तो क्या आम आदमी इसको एक्सेप्ट कर रहा है? आप कर रहे हैं, आप सीने पे हाथ रख के बताएं। मैं सीने पे हाथ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है, सूरत में ठीक हो रहा है। बार बार जो एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमोशनल ना हो, मैं वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैं भी डिसएग्री करता हूँ। मैं देखो ना, जो लोग ये बात करते हैं कि जी अगर कासिम के अब्बा गलतियां ना करते तो आज नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब हमारे ऊपर दोबारा सवार ना होते, ये मैं बड़ी हद तक एग्री करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने कि सियासी निजाम में फसाद जमहूरियत का लेकर चलाना है,
उसको चलाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ सियासी नहीं, तो जमात क्या चाहिए। सारी जिंदगी ऐसे ही चलता नहीं, ये रहेगा? बात मैं बताऊं, एक ये सेकंड। बात इनकी ठीक है श्याम साहब, अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क को बेहतर करना है तो आपको कुछ तो चाहिए, जमहूरी निजाम में किसी फेज को तो आगे लेके आना है आपने। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है तो मैं चाहती हूँ कि इनकी गारंटी है कि पॉपुलैरिटी इलेक्शन आप अनाउंस कर दें, इलेक्शन शुरू करा दें, इलेक्शन अच्छा हो चलो, मैं जाए, इससे एक और तो बात आपकी आपको स्टेबिलिटी आ बताऊं। जाएगी। नहीं, अगर देखना, अगर आप मुझे बताएं कि ये अगर सारी सिचुएशन मुझे इंतखाबात नहीं के लगता बाद भी हालात अगर ठीक बेहतर नहीं होंगे। होती, इलेक्शन के तो बाद फिर तो तो सूरत बात हाल नहीं बेहतर हो हो सकती। इलेक्शन के बाद सब कहेंगे मजीद मजीद खराब होगी। मजीद गैर यकीनी होगी। एग्जैक्टली। एहतशाम साहब, पब्लिक में पॉपुलैरिटी इस वक्त पीटीआई की है, सर्वेस बता रहे हैं 62% पॉपुलैरिटी या वोट बैंक जो है वो पीटीआई के हक में है, लेकिन मैदान से जाया जा रहा है नून लीग के लिए। तो इस डिफरेंस को कैसे कम्पीट करेगी स्टैब्लिशमेंट या मुक्तदर हल्के या जो भी आप कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे हवालों से जो बात की जा रही है वो ये है कि आप देख लें, वो जो कहा जाता है 70 के बाद 11 इलेक्शन हुए थे, उस 11 इलेक्शन में आप देख लें हर पार्टी जीतने वाली हारने वाली पार्टी ने कहा कि धांधली हुई है। आप मुझे बताएं कि हमेशा ये बात होती रही है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल अपनी जगह पे हर जगह हमेशा रहा है। अब मुझे बताएं, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को आप 2/3 मेजोरिटी दी गई थी, कहा गया था कि बहुत बड़ी गलती होगी, हमेशा ये कहा जाता है। ये जुल्फकार आप बात मानते हैं कि हंग पार्लियामेंट होगी, नहीं 2/3 किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब देखें बात ये, अब ये जो तय हो रहा है पंजाब में, जो फार्मूला तय हो रहा है, आई एम श्योर आप लाहौर बैठे हैं, आपको पता होगा कि इस वक्त जो PMLN और आपके IPP इस्तेकाम पार्टी के साथ जो मामला तय कर दिए गए हैं, करवा दिए गए, वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी। नून वालों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे पहली दफा माने कि हमारा IPP नहीं थे, एडजस्टमेंट होने जा रही। देखिए, वहाँ पे मखलूक हुकूमत बनाई जाएगी और ये अब असल सवाल ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ साहब, तो पंजाब में क्या होगा? पहले तो छोटे भाई होते थे, फिर ये भी कहा गया कि जी मरियम नवाज लगता है कि दोनों बड़ी सीटें उनको नहीं मिलेंगी, लिहाजा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखना है कि पॉलिटिकल विजडम सियासी तौर पे नवाज साहब अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं। पॉलिटिकल विजडम तो वैसे जरदारी साहब भी बहुत दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ अगर नून लीग सीट एडजस्टमेंट करती है तो पंजाब में अच्छा इतना वोट बैंक आ जाएगा कि वो हुकूमत बना ले, क्योंकि नून लीग की पॉपुलैरिटी बुरी तरह डैमेज हुई है? सलमा, मैं 2018 के इलेक्शन सामने रखना चाहता हूँ और फिर उससे प्रोजेक्शन करें कि अब 2024 में क्या होने वाला है। देखिए, 2018 में 1,70,00,000 वोट डले थे PTI को, बिल्कुल तकरीबन 30-31% बनते। ठीक। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को पड़े थे कोई 25% या 24%, कोई 1,30,00,000 बनते। टोटल PDM को 1,70,00,000 वोट पड़े थे। नहीं, नवाज PMLN को 1,30,00,000 वोट पड़े थे, जो 25, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपका कहना ये है कि जमीनी हकीकत ये है कि PTI की वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है। अगर वही वाले रिजल्ट आते हैं जो 2018 में थे, तो इसका मतलब तो ये है कि PTI के पास कोई 1,70,80,00,000 वोट जाएगा। आप PTI को साइडलाइन कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो या तो वो लोग वोट डालने नहीं आएंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका वोटर टर्नआउट बिल्कुल गिर जाएगा। अगर आपका वोटर टर्नआउट इतना गिर जाता है तो इलेक्शन की अपनी लेजिटिमेसी जो है वो उसके सामने एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इतनी कमजोर वोट्स के ऊपर एक नई हुकूमत बना लेते हैं तो वो हुकूमत बड़ी कमजोर होगी। ठीक है। तो आसानियां कहीं नहीं है, ये मुश्किल सूरत हाल होगी। मैंने अपना तजिया बेस किया है 2018 के एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब आप छोड़ देते हैं कि इसमें नए वोटर की तादाद भी बढ़ गई है 3 करोड़, लेकिन उसमें बड़ी तादाद वो कहाँ जाएंगे? लेकिन एक चीज सलमा नोट करने वाली है, उस पर अनवर रजा भी बेशक बात करें। देखिए, जिस दिन वोट डालना होता है ना, उस दिन की मैकेनिज्म, उस दिन की सियासत कुछ और होती है। बिल्कुल। आप 3 बंदे जा रहे हैं, एक आपने PTI को देना है, इन्होंने नून को देना है, मैंने किसी को। अब जो जीतने वाला है ना, वो जीत रहा है, हम दोनों कहेंगे नहीं यार साड़ा वोट जाया नहीं होना चाहिए, वो उसको दे देंगे। लिहाजा ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिस दिन इलेक्शन होना उससे सूरत हाल। मतलब ये दही इलाकों में जरूर ज्यादा बड़ा फिनोमिना है, शहरी इलाकों में 70%। 3 करोड़ आप बात कर रहे थे, एडिशनल वोटर जो हैं 18 से लेके और 35 साल की उम्र में, वो कहाँ जाते हैं? ठीक, ये एक बड़ा सवाल है। अनवर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज फिर कहा है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन एक बहस चल रही है कि इलेक्शन होगा ही नहीं, फरवरी में चला जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बर्फ पड़ेगी और आगे कर दे। अगर अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर वाकई इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट के मुताबिक इलेक्शन होना है, तो फिर ये बहस क्यों चल रही है? फिर गैर यकीनी कहाँ से पैदा हो रही है? ये वो पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा बात कर रहे हैं कि जिनकी इलेक्शन की तैयारी नहीं। एक बात या वो ये समझते हैं कि हमें इन इंतखाबात के नतीजे में वो अपने जो हमने इदाफ मुकर्रर किया वो हमें शायद नहीं मिल पाएंगे, इसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार की जा रही है। इस वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, मैंने माजी में भी अगर हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर 1977 या 70 के अंदर दिसंबर के अंदर इंतखाबात हुए थे तो जनवरी में इंतखाबात होना कोई अचंभे की बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये जहन में रखिए कि इंतखाबात करवाएंगे तो आपके मुल्क की सूरत हाल
होगी, ये इंतखाबात रिग्ड हों या जिस तरह भी हो। देखिए बात यह है कि सियासी इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। देखिए इंतखाबात से पहले आपने चीज़ों को मैनेज करना है। क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि इलेक्टेबल्स एक जमात के छोड़ते चले जा रहे हैं, कई जमातों में शामिल हो रहे हैं? ये क्या, ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है? इसको आप इलेक्शन नहीं मानते? क्या जुल्फकार साहब ऐसा नहीं होता? ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है कि इलेक्टेबल्स एक जमात को छोड़ रहे हैं। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बैन नहीं लगा था, आप लोग गवाह इस बात के। तो क्या ये वो तैयारी नहीं है? क्या तोशाखाना केस में चई को सजा नहीं हुई भी, वो नाहल नहीं है? क्या साइफर केस जो है और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ माजी में हो चुका है? कुछ नहीं, माजी नहीं समझ रही माजी के होने की बात नहीं मैं कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ माजी के नतीजे को छोड़ दीजिए। हमने माजी के नतीजे में सीखा ही कभी कुछ नहीं है। मुझे बताया ना, हमने कभी माजी से कुछ सीखा है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हैं किताबी बातें। ग्राउंड रियलिटीज पर आए ना, आप देखें ना, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंतखाबात की तैयारी हो रही है, आपकी अदलिया में जो फैसले हो रहे हैं कौन कर रहा है, बातें कर रही हैं। आप चाहती हैं कि मैं तौहीन अदालत केस में मैं भी अंदर चला जाऊं या उधर से बचूं तो एस्टेब्लिशमेंट की तलवार मेरी गर्दन काट दे। भाई चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। मैं वही आपसे अर्ज कह रहा हूं। मैं जुल्फकार साहब पे चली जाती हूँ। जुल्फकार साहब, अब आप मैं जज्बाती हूँ तो आप जुल्फकार साहब की तरफ चले। एक बात बता दूं, चीज ने अगले दिन एक फंक्शन में क्या कहा है कि ये हमारी कितनी बदकिस्मती है कि एक शख्स को हमने अपने बेटे से तनख्वाह लेने पे निकाल दिया। बताया ये क्या, मुझे बताया ये जो इंडिकेटर्स है ना, इनसे आप फोर्स कीजिए। मैं तो ऑन कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये इंडिकेटर, ये इलेक्शन की तैयारियां कि अदलिया फैसले कर रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चले, इससे भी आगे चलते हैं, हो रही है। आप देखें ना, जो माजी में हमने देखा। आपके एक सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ जुल्फकार साहब से लेने क्योंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है। किसने किया? उनके अपने इदारे ने। जुल्फकार साहब एक छोटा सा मेरा सवाल भी ले लें क्योंकि अनवर साहब ने भी इस पे क्वेश्चन उठाया है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं पीटीआई के लोग छोड़ के, व्हाई नॉट इन पीटीआई, पीपल्स पार्टी या सॉरी नून लीग? बहुत सारी जमातें मौजूद हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं अब भी डॉक्टर साहब का इसमें पैरवी कर रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पंजाब के अंदर कंसीडर कर रहे हैं आईपीपी को चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, और अलीम खान उसमें नाम हो सकता है। और मैं आज भी इस पे स्टैंड करता हूं कि अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है तो नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब फेवरेट होंगे। नवाज शरीफ साहब क्राउड पुलर के तौर पर यूज होंगे इलेक्शन में, सीटें निकालेंगे यूज होने के लिए आ रहे हैं। भाई अपने घर की बात है ना, छोटे भाई है यार। पहले भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ना उनका भाई और ना उनकी बेटी कोई मैटर की कुर्सी पे नहीं। पापड़ नवाज शरीफ ने किस लिए ले लिया? पहले की बात छोड़ दें, पहले भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी से वो बने। भाई साहब 10 साल उन्होंने बाहर निकल। अच्छा, दूसरी एहतशाम साहब, ये जो इलेक्शन है ये कांटों की सेज है। अगली जो कुर्सी है वो इतनी इजी नहीं है। 16 महीने की प्रैक्टिस करके इन्होंने देख ली, उसका नतीजा देख लिया। ये रियासत को बचाने आए थे, डार साहब नाकाम हो गए। डार साहब को भी 26 में फैसला आने वाला है। जो चीजें सामने आई, आप मुझे बताएं कि मिफ्ता वैसे जा चुका है, मिफ्ता इस्माइल, डार साहब नाकाम हो चुके हैं। कौन सा नया फार्मूला, कौन से कुछ तो होगा कि बात तो उनके भाई आगे बताएंगे। ऐसा फार्मूला है? कौन होगा? अच्छा, कौन होगा, टीम कौन होगी, विजन क्या होगा, यही तो बातें जो उन्होंने आगे बताना है। को क्या अगली लाइन देनी है। देखिए इलेक्शन के नतीजे में पता है कि स्टेबिलिटी कब आती है? जब आप एक रोड मैप देते हैं किसी पार्टी तो वापस आएंगे तो रोड मैप दिया किसी उनकी बेटी ये बता रही है बार-बार, इसको ऐलान करेंगे ना। अच्छा एक बात जुल्फकार साहब, जी शॉर्ट सिंगल आउट कर रहे हैं ना नवाज शरीफ को, ये प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ को सिंगल आउट करना और उन्होंने आगे बयानियां देनी है। इस बयानी के साथ ही आगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गजा में इस वक्त भी जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। अस्पताल पर हमला किया गया जिस पर पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, कंडेम किया गया। लेकिन बड़े हैरत और अचंभे की बात है मेरे लिए कि जहां पर भी फलस्तीन में जुल्म होता है, अगर जो लोग इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं वो जरूर देखते होंगे कि इंडियन मीडिया पे हमेशा आपको ऑपोजिट साइड नजर आती है। जो हकायक होते हैं उसके मुनाफी कोई ना कोई चीज नजर आती है। इंडिया क्यों मैनिपुलेट करता है, इजराइल की इंफॉर्मेशन को क्यों एंडोर्स करता है? डॉक्टर साहब, इंडिया और इजराइल का ताल्लुक क्या है? ये बड़ा गहरा ताल्लुक है। कोई 9 अरब डॉलर का जंगी साजो सामान जो है वो इंडिया खरीदता है इजराइल का। सही। इजराइल जो है वो इंडिया का इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स। रूस सबसे बड़ा है और इजराइल जो है वो नंबर 2 पे आता है। मैंने बताया $9 बिलियन का। अब इंडियन मीडिया को तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से क्रेडिट दें कि वो जो इंडिया का मुफाद है, जो इंडिया का रियासती मुफाद है, उसको वो आगे लेके बढ़ रहा है। मुनाफिकत है
बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन सारा का सारा मीडिया जो है वो यूनाइटेड है, और वो इंडिया जो समझता है कि इंडिया का अपना रियासती मफाद ये है कि उसने इजराइल के साथ आगे जाके भी तिजारत के ताल्लुकात रखने हैं, उससे फायदे उठाने हैं, और दोनों मुल्कों का आपस में फायदा है। आप सोचिए कि किस तरीके से इंडियन मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है, और किस तरीके से इंडियन मीडिया इंडिया के रियासती मफाद लेके आगे बढ़ता है। इस्लामोफोबिया पे खेलते हैं ये, उसमें भी है, वो भी पार्ट ऑफ द डील है। लेकिन यहाँ पे जो डील है वो है तिजारत की डील, वो है असला साजी की डील, वो है जंगी साजो सामान की इंपोर्ट की डील, और उसको लेके एजेंडा मुसलमानों से नफरत है। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, इजराइल को आप देखते हैं कि जिस तरह कुछ ममालिक उसको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें इंडिया एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। आपने देखा होगा, ट्वीट भी किया था मोदी ने कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन जुल्म तो असल में फलस्तीन पे हो रहा है, उनके साथ अभी कोई नहीं खड़ा। आपके ख्याल में अरब ममालिक इंडिया को, उसके इस रवैये को कैसे देखते हैं? प्लस जो अगर आप कंपेयर करें फलस्तीन को, कश्मीर को, आपको सिमिलैरिटीज क्या नजर आती हैं? देखिए, वो सारे जो ममालिक हैं, वो अरब ममालिक हो या यूरोपियन हो या अमेरिका हो, सारे अब ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। लेकिन असूलन तो होना ये चाहिए था कि अरब ममालिक को जो इंडिया के साथ उन्होंने, कतर ने, यूएई ने जो उनके साथ तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए, उनको ख़त्म करना चाहिए था। कम अज़ कम वो नहीं कर सकते तो कुछ स्टेटमेंट तो देना चाहिए था। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा हुआ है, और इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। उनके साथ तिजारती, उनके साथ स्ट्रेटेजिक तिजारती जो कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उनके साथ रिलेशनशिप है, और वो उसको उन्होंने वाज़ेह तौर पर मोदी ने बयान दे दिया। क्या हमारे जो इस्लामी मालिक है, इनको स्टैंड लेना चाहिए? इन्हें ठीक है, आप महाज ना खोलिए, लेकिन कम से कम इजराइल की जंगबंदी के हवाले से ठोस इकदाम करने की जरूरत है। ये नहीं कि MBS ने 8 घंटे बाहर बिठाया और कहा कि ठीक है, लेकिन आपके स्टेटमेंट से नहीं, आपने प्रैक्टिकल कुछ करना है। देखिए, गजा में जिस तरह हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, क्या ये जंगी जराइम नहीं है? ये जंगी जुर्म है। ये इस पर अमेरिका की मुनाफिकत खुलकर सामने नहीं है। इस तरह वहाँ पर नस्ल कुशी की जा रही है, वो अमेरिका को नजर नहीं आ रहा। और फिर देखें आप इनके मुनाफिकाना रवैये, जो कल तक कहते थे हम इंसानी हकूक के अलमबरदार ममालिक हैं और उसके लिए इतने इकदाम किए हैं, आज वो इजराइल के इस गैर मुनसिफाना जालिमाना इकदाम के साथ खड़े हुए हैं। गजा में किस तरह तबाही हो रही है, हॉस्पिटल्स पर किस तरह हो रही है। क्या ये हमास के लोग हैं? बम को पता है कि ये हमास के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, या मासूम लोगों को, मजलूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं? देखें, ये मुस्तकिल हाल इसका ये है कि जंगबंदी होनी चाहिए, और इसराइल को अब गजा उसको फ़लस्तीन को तस्लीम करना है, उस रियासत को। उनके जो गजा में वो वहाँ पर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ, उस कब्जे को ख़त्म करना है। अदरवाइज ये हालात ठीक नहीं होंगे। और इससे ज़्यादा जो मुस्लिम उम्मा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जंगबंदी में प्रैक्टिकल अपना किरदार अदा करें। अदरवाइज देखें, हालात मजीद ख़राब होते जाएंगे, और इससे मजीद जंग बाहर बढ़ेगी। ये अमेरिका की तारीख का पहला अमेरिकन सदर है जो जब जंग के दौरान इजराइल को विजिट कर रहा है, और विजिट करने के बाद ये भी कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ, वो कहते हैं ये तो फलस्तीनी लोगों ने किया। आप अंदाजा करिए, इमेजिन कर सकते हैं। वो बैप्टिस्ट अस्पताल, अच्छी बात हुई है ना जी डॉक्टर साहब। जो मेरा ख्याल है, जो हम रोज कहते हैं कि हमारी इस्लामी ममालिक का कोई रवैया ठीक नहीं रहा। अभी देखें, बाइडन साहब वहाँ पहुंचे, इजराइल पहुंचे, अब महमूद अब्बास ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, इजिप्ट के सदर अल-सीसी ने मिलने से इनकार कर दिया, उसके बाद जॉर्डन के शाह ने मिलने से इनकार कर दिया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं जेस्चर है, ये जेस्चर है, लेकिन मेरा पॉइंट डिफरेंट है। जुल्फिकार साहब, मैं ये चाहती हूँ कि इस्लामोफोबिया पे जिस तरह ये लोग प्ले करते हैं, भारत में आपने देखा होगा कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जाता है, आए दिन उनकी बेहुरमती की जाती है। छोटे छोटे वाकयात जहाँ पे होते हैं ना, गोश्त के मामले पे, गाय के मामले पे, वो अपनी गाय की हिफाजत के लिए कानून हाथ में ले लेते हैं इंडिया के लोग। मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत उनके अंदर भरी हुई है। आप बीजेपी को उठा के देखें, RSS को देखें, किस तरह वो गुंडे ज़दोकोब करते हैं। फलस्तीन में भी कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है, वहां पे भी इजराइल का रवैया वही है, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। आपके ख्याल में ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इसको दुनिया कैसे देख रही है? और फिर इंडियन मीडिया जो साथ दे रहा है इस वक्त इजराइल का, ये खलीजी ममालिक को क्या मैसेज जा रहा है, और खलीजी ममालिक सिफारती सतह पे इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सलमा, ये बीज बोया नहीं जा रहा, ये बोया जा चुका है बहुत अरसे का। हमें फील नहीं शायद हो रहा। आप इंडिया से ये क्यों तो कर रही हैं कि फलस्तीन का इशू हो, इसराइल का मसला हो, तो वो मुसलमानों के साथ खड़ा होगा? क्यों खड़ा होगा? वही अपने मफाद के साथ खड़ा होगा। ये जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं, ये किसी रोमांस या नफरत की बुनियाद पे नहीं होते, अपने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे होते हैं। और इंडिया अपने इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। इंडिया की पॉलिसी ये है कि दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। पाकिस्तान के जितने मुखालिफ लोग हैं, वो सारे उनको अपना दोस्त समझता है और वहां पे इन्वेस्ट करता है। वो अफगानिस्तान का इशू हो, वो अमेरिका का मसला हो, वो रशिया का इशू हो, जहां भी उसे स्पेस मिलती है उसको फिल करता है। अपने खारजा अमूर की सतह के ऊपर पूरी वो मेहनत करता है।
प्रोफेशनली सारा वो काम करता है। हमारी हालत आज भी ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। हम दरमियान में खड़े रहते हैं ना, वाज़े तौर पे कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। तो इंडिया अपने अलाइज के साथ खड़ा है, ना सिर्फ असले का कारोबार, इसको थोड़ा आगे जाके देखें उन्होंने जो कॉरिडोर की बात कर रहा है इंडिया, उसका एंड जाके भी इजराइल में हो रहा है और इजराइल उसका भी एक बड़ा पार्टनर है। हाँ। तो लिहाजा इजराइल के साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब भी इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, त्यारे तो वहां से आते हैं, भागे हुए इजरायली आते हैं और यहाँ पे त्यारे कई माजी में गिरे भी हैं उनके, और उससे पता चला कि इजराइल असला भी दे रहा है और त्यारे भी दे रहा है। हाँ। अमरीका का जो वजीर खारजा जा रहा है वहां जाता है और जाके जिस तरह उसने इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर टॉक की है और जो उसने नफरत मुसलमानों के खिलाफ पैदा की है, उसने कहा मैं खुद एक यहूदी हूं, मेरी नस्ल जर्मनी से आई थी, रशिया से मेरा वालिद आया था, मार खा के आया था, जख्मी होके आया था और मैं आपके साथ हूं। और जब तक अमेरिका जिंदा है, उसने कहा दुनिया के नक्शे पे मौजूद है, इजराइल की तरफ कुछ देख नहीं सकता। $10 बिलियन दे दिए, त्यारे दे दिए, बैरी बेड़ा भेज दिया और हम अभी तक कह रहे हैं कि हमारे फलाने लीडर ने मिलने से इनकार कर दिया। वो तो इसलिए कि वहां की पब्लिक की मुखालफत इतनी हो गई है कि अब एमबीएस भी सोचने पे मजबूर हो गया और पाकिस्तान के हुक्मरान भी सोचने पे मजबूर हो गए। 100 अरब की बात हो रही, 100 अरब डॉलर की ग्रांट की बात हो रही कांग्रेस के अंदर। अब पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा के लोग हैं वो नहीं जा सकते, हालात बदल गए हैं। लेकिन सवाल ये कि प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? ओआईसी का इजलास हो गया है, क्या हमने बाइकआउट कर दिया है, क्या हमने उनके सामने खड़े हो गए हैं? अच्छा, हम फिर दोबारा मुस्लिम उम्मा की बात करें। एहतिशाम साहब, मैं चाहती हूँ कि आप एक ब्रीफ एनालिसिस दें इस चीज पे कि भारत और इजराइल काबिज फोर्सेज है, ये दुनिया को मानना पड़ेगा। कश्मीरियों के, फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत को कुचलने के लिए जिस हद तक इजराइल जा सकता है या भारत जा रहा है, वो जाते हैं। आपके ख्याल में जाबराना अंदाज में या ताकत के इस्तेमाल से क्या हक खुद इरादियत को कुचला जा सकता है? क्या दुनिया पे इन्फ्लुएंस करने के लिए इन दो ममालिक के जंगी जराइम काफी हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आप इसको इस तरह, भारत और इजराइल के तल्लुकात को इस तरह देखें ना कि उनका तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उनके साथ। हाँ। अभी देखें कि जिस तरीके से इजराइल ने यहूदी बस्तियां आपने देखा कि मफ्तुआ इलाकों में जाके बनाई हैं, ठीक है ना, मफ्तुआ तो नहीं कही है, कब्जा किया हुआ इलाकों पे। यही रेप्लिका जो हिंदुस्तान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, और वो बिल्कुल पैटर्न वही है जो इजराइल ने उनको दिया। देखिए, जम्मू में ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन वैली श्रीनगर में जिस तरीके से आप देख लें मुसलमानों को उठा के फेंक रहे हैं, हिंदुओं को लेके आ रहे हैं, वो तो सिनर्जी इतनी ज्यादा आपस में बना चुके हैं, उनका तो डिफेंस का, इकोनॉमी का सारा। अब देखें, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पूरा अपना इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, मीडिया की हद तक तो कंडेमनेशन बड़ी जबरदस्त तरीके से आ रही है इसराइल के खिलाफ। खास तौर पे आप देख लें कि जो निहत्ते लोगों की आप इसके साथ जो हो रहा है, जो बच्चे और फिर अपना हॉस्पिटल में बमबारी, सब जो भारत के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, देखें, दूसरी बात यह है कि जो इंडियन मीडिया की जो बात आप करें, देखिए इंडियन मीडिया कहाँ चला गया। अभी 70-80% जो डॉक्टर साहब उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कॉर्पोरेट मीडिया में चला गया। वो अलायंस ग्रुप, दूसरे ग्रुप, उन्होंने पैसा दे के वो जबरदस्त मोदी से मफादात हासिल कर रहे हैं और मोदी की पॉलिसी जो है ना उनको फर्दर कर रहे हैं। शाम साहब, मीडिया को भी इजराइल पूरा कंट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया को बैन देखिए, वो तो कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान का जो बंदे निकाले जा रहे हैं, जो सलमा बात कर रही है ना, जो जिस तरीके से हिंदुस्तान यहाँ पे आप देख लें एक मुद्दत के साथ हो रहा है, 75 सालों में जो कश्मीर में हो रहा है, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता आबादियां आना शुरू हुई हैं। अभी आप देख लें 6 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम का बंदा गया वहाँ, उसने आर्टिकल लिखा कश्मीर के ऊपर, वहां पे आके लिखा, उसको निकाल दिया, दोबारा वो वहां पे गया उसका नुमाइंदा। इतनी जबरदस्त उन्होंने रिपोर्टिंग की। इस तरह बीबीसी जिस रिपोर्टिंग कर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस जरूर आ रही है। लेकिन बात है कि इनका अभी देखें G20 की मीटिंग उन्होंने कश्मीर में फॉरेन मिनिस्टर की करवाई, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। फिर वो चाह रहे थे कि जी दोबारा हम अपने इसकी सबमिट करवाएं, उन्होंने नहीं होने दी और उनको श्रीनगर में करना पड़ी। देखिए, ये अब बात यह है कि अब सारी दुनिया सलमा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो 1 अरब 20 करोड़ की आबादी है, जिसमें 400 मिलियन 40 करोड़ लोगों की एक जिसको कहते हैं वाइब्रेंट एक मिडिल क्लास है, जिसको देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो बोल ही नहीं रहे होते। अब देखिए, बाइडेन साहब जिस तरह गए, इसलिए कि यहूदियत, अब देखने जितने वो आपके ज़ायनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, अरब ज़ायनिस्ट हैं, वो पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मेरा ख्याल है ये अब जिस तरीके से सीज फायर नहीं होने दे रहे, अच्छी बात है, ओआईसी की मीटिंग हुई है, वहाँ पे कंडेमनेशन। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है सर, मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी चीज जिस पे एक शॉर्ट कमेंट आप सबकी तरफ से 10 सेकंड का आ जाए। अनवर साहब, निजकारी का मामला स्कूलों से शुरू हो गया, टीचर सड़कों पे हैं, बच्चे बाहर है, फीसें बढ़ चुकी हैं,
आर्टिकल 25 ए कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है मुफ्त तालीम देना और मयारी तालीम, मयारी ना से मुफ्त तो दें, वो भी ना तो मयारी और तालीम वाली बात से रियासत तो दे नहीं सकती। या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक भारी पैसे लेते हैं और आपको आला तालीम देते हैं। और दूसरी बात देखिए, निजकारी अगर शुरू करनी थी तो किसी और अच्छे इदारे से करते, जो पहले मजलूम और महकूम तबका है उनको, उनसे आपने टीचर से आपने निजकारी का अमल शुरू कर दिया। पहले सरकारी स्कूलों में क्या होता है उसको स्टील मिल को उनको देखते, स्कूल की निजकारी ये तो बड़ा नामुनासिब। जुल्फिकार साहब, बिल्कुल ये जो पॉलिसी थी ये सारी बनी थी परवेज इलाही साहब के दौर में, बीच में हुकूमतें आई गुजर गई, किसी को पैसे बचाने का ख्याल नहीं आया। अब ख्याल आया तो जनाब असातिज़ा सड़कों पे है, बच्चे बेचारे घरों में बैठे हैं और सब कुछ बंद है, हुकूमत पैसे बचा रही है। मेरे ख्याल में तो सारा डेवलपमेंट फंड जितना है उसको फ्रीज कर देना चाहिए। मुल्क में एक एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, 5-10 साल के लिए सिर्फ एजुकेशन पे काम करें, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। एजुकेशन जो दुनिया का नंबर 1 इशू और मसला होना चाहिए, हमारा आखिरी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है शाम साहब। आप बच्चे बाहर के स्कूलों से बात कर रही हैं, 2 करोड़ 80 लाख बच्चा तो वैसे स्कूलों से बाहर है, ठीक है। और रियासत ऑन ही नहीं कर रही। और दूसरी देखें, लिटरेसी रेट हमारा 50%, बल्कि जो ऑफिशियली 57% माना जाता है, उसमें डॉक्टर साहब वो लोग भी शामिल हैं जो साइन कर सकते हैं और जो अखबार पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है तालीम का तो इन्हेताज बुरे तरीके से है। अब ये मशरूम ग्रोथ को रोकने का तरीका है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, ये तरीका नहीं है जिस तरह हुकूमत ऑपरेट कर रही है। देखिए, बार बार आप 25A का जिक्र कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ दूं। वो ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री पे जोर है एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जितने भी पाकिस्तान के अंदर बच्चे, ये आईनी जिम्मेदारी है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, 5 से 16 साल तक। अच्छा, जो स्कूल बना रखे हैं हुकूमत ने, तकरीबन 2 लाख स्कूल चला रही है जो सूबों के पास, उसमें से एहतशाम साहब 48%, आधे तकरीबन स्कूल हैं जिनकी दीवारें नहीं है, आधे से ज्यादा स्कूल हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं है, और आधे से ज्यादा स्कूल हैं जिनमें पानी। और अभी मेरे ख्याल है कमिश्नर्स को इख्तियार दिया गया है कि आप 10-10 स्कूलों को मैनेज कर सकते हैं, एनजीओ को देंगे, जैसे भी चलाएं। तो मेरा ख्याल है अगर बच्चे स्कूलों में जाने पे होंगे, टीचर सड़कों पे होंगे, उनकी गिरफ्तारियां, मुकदमात, तो मेरा ख्याल है जिस माशरे में उस्ताद की इज्जत नहीं हो सकती, उसकी तकरीर नहीं की जा सकती, वो तरक्की करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।